बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। एक और रास्ता जिस पर हम लोग बात कर रहे थे वो ये था कि बायो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो नीट के अलावा आपके पास और कौन से ऑप्शन निकल कर आते हैं जिसमें आप बायो के ज़रिए अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इस पिछले प्रोग्राम में इस पर बात हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि और कौन कौन से करियर ऑप्शन निकल कर आते हैं जो बायो के ज़रिए आप अपना करियर चुन सकते हैं। तो आइए इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं बेहतरीन करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर। उनसे पहले मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट को और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। अगेन वेलकम है आपका इस शो पे, और बहुत ही अहम टॉपिक पे कि अगर बायोलॉजी से आप हैं और MBBS में सिलेक्शन नहीं होता है, नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो रास्ते और भी हैं जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। तो एक जो परसेप्शन बना हुआ था, नैरो परसेप्शन जिसे मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा ये सोचा जाता है सर कि आप नीट के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन फिर जो डाउट्स था वो आपने क्लियर कर दिया था क्योंकि और भी ज़्यादा ऑप्शन बायोलॉजी के ज़रिए आ सकते हैं। तो कुछ तो बता दिया था, जैसे कुछ आपने पैरामेडिकल कोर्सेज बता दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो हमें मतलब ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट देते हों, बायो के ज़रिए हम करियर बनाएं। एकदम है, और एक अच्छा टॉपिक आपने फिर से इनिशिएट किया पिछले प्रोग्राम को कंटिन्यूएशन में लेते हुए। तो बात हुई थी कि नीट के अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज। अब एक और मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, एंट्रेंस के बारे में बता रहा हूँ जो बायोलॉजी के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है कि इस कृषि प्रधान देश, यानी डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीगेशन पे, सब एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा है। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें बायो के बच्चे जा सकते हैं। अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? तो एग्रीकल्चर साइंसेस आप देख लें, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे कोर्स, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड न्यूट्रिशन, देखिए कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज निकल के आ रहे हैं। फिशरीज साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, ओशियन टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इसमें हैं, फील्ड के में उभरती हुई फील्डें इसमें हैं इस एंट्रेंस में, कि अगर आप MBBS में नहीं जाते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में नहीं जाते हैं, और अगर आपके पास बायो है तो आप इस तरफ निकल जाएं। आप बताएं, आज से 5 साल पहले चले आएँ आप, कहाँ रेडीमेड फूड आपको मिलता था? आज फूड का पैकेट आपके पास मौजूद है, आप जाएं लें, सिर्फ बस पानी वाटर बॉयल करके डालें और खाना आपका तैयार है। ये कहाँ से पॉसिबल हो रहा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये उभर रही है, और आने वाले टाइम में इसका यूज़ और बढ़ जाएगा, ज़्यादा होने वाला है। जब यूज़ ज़्यादा होगा तो इसके प्रोफेशनल की भी मार्केट में दो है, मतलब एक बायो है और फिर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है, तो दोनों स्टडी अलग होगा। दोनों के लिए और क्या कोर्सेज हैं सर? मतलब बायो में जैसे फूड टेक्नोलॉजी का मैंने कोर्स आपको बताया, तो उसमें बेसिकली जो आप जितना पढ़ाई करेंगे उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि हर आदमी उसको ऑपरेट कर सकता है। आप ये बताएं, कंप्यूटर भी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है, तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आराम से उसको यूज़ कर ही रहा है। तो इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएंगी, और पढ़ना आपको वही चीज़ है जो प्लांट बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, उसी से चीज़ें लगी हुई हैं। यानी पूरा बॉटनी ही का एक तरह से एक आप कहें कि एक्सपेंशन है। तो बात आ रही कि कोर्सेज कितने ज़्यादा, तो ये सब सारे कोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। और देखिए, ICAR UG में साजिद साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं बात बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने ख़ास तौर से इस तरह के कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा अच्छा स्कीम निकाला है। सपोज अगर आपने ICAR UG का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, आप महाराष्ट्र इसका एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये नीट से अलग होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने राइज किया, और नीट वाला ही सिलेबस यहाँ पर भी है। अच्छा, अलग से कोई पढ़ाई नहीं है? अलग से कोई पढ़ाई नहीं है। 11th-12th का जो NCERT का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, और वैसे ही चलना है। बस ये होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का फर्क होगा, क्वेश्चन के लेवल का फर्क होगा। ऑब्वियसली नीट से आसान ही क्वेश्चन यहाँ पे आना है। अब आपने इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लिया और आप रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, और आपने उस कोर्स के लिए कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट किया है जो वेस्ट बंगाल में हो, जो बिहार में हो, आपके स्टेट से अलग। तो जब वहाँ ये कोर्स अप्लाई आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो गवर्नमेंट आपको अलग से स्कॉलरशिप हर महीने प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इस तरह के कॉलेजेस की फीस भी काफ़ी कम होती है। तो हो सकता है कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे उभरते हुए किसी कोर्स में आप पहुंच जाएं, और उस कोर्स को करके बेहतरीन अपना ऑप्शन आप निकाल लें। और पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या कहा कि फिशरीज़ को ख़ास तौर से एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे फिशरीज़ उभर के आ रही है।
अब आपने क्या किया, बीएससी फिशरीज साइंसेज आपने कर लिया या एमएससी आपने कर लिया, उसमें 5 साल लगा 12th के बाद। अब गवर्नमेंट आपको 8 लाख 10 लाख का फंड एलोकेट करेगी। ध्यान रखें, स्मॉल स्किल इंडस्ट्री या स्किल मिनिस्ट्री जो है आपको अलग से फंड देगी, फंड, आपको कहीं जाना नहीं है, और बेहतरीन 8 से 10 लाख में अपना आप काम शुरू कर सकते हैं। और ये तो इतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस है कि इसकी डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो परेशानी आपको नहीं आएगी, जॉब भी आपको आराम से मिल जाएगा। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी लियाकत आप अपने लिए यूज़ करेंगे, इसी को तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो खुद देख बेहतरीन एक आप जी सर, मैं चाहता हूँ कि मेजर स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी की अगर बात करें जी, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप बताना चाहेंगे? मैं स्क्रीन पे जरूर बच्चों को शो करूंगा। और देखें, एक प्रोग्राम हम लोगों ने वैक्सीन डेवलपर पे भी किया था। हाँ, किया था जी। और इंडिया तो वैक्सीन दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। यस, ऑफ कोर्स, उससे भी ये लगी हुई चीज़ आ जाती है। और आपको पता ही होगा कि वैक्सीन के मामले में इंडिया कहीं दुनिया में शायद फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे इस वक्त है वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी इस में काम कर रही हैं, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी आपके लिए करियर ऑप्शन बन सकता है। और जैसे बात हुई थी कि अगर कुछ नहीं होता है तो सिंपल आप बॉटनी या जूलॉजी से ग्रेजुएशन कर लें, उसके बाद बीएड करके स्कूल टीचर बन जाएं, आगे चाहें तो मास्टर पीएचडी करके कॉलेज के प्रोफेसर बन जाएं, बीएससी बॉटनी या जूलॉजी करके आप आईएएस का एंट्रेंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे दें, और भी दीगर जितने सारे स्टेट के पोस्ट निकलते हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी आप बैठ सकते हैं। तो कौन कहता है कि ऑप्शन की कमी? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की कमी एकदम नहीं है। अपने जहन को, अपनी सोच को प्लीज एक जगह पे मत लाइए। लिमिटेड ऑप्शन से बाहर आना है, ऑप्शन से बाहर आना है। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले, तो आपने एक साहब डॉक्टर अली अब्बास का जिक्र किया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए, जब बच्चे आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए रास्ते इतने हसीन निकल के आते हैं कि उनका बैठ के इंसान जिक्र करता है। कुछ भी रिसोर्सेज नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचता है। घर में कोई ये बताने वाला नहीं कि तुमको क्या करना है, लेकिन बच्चा कर लेता है। तो जब वो भी कॉलेज में फर्स्ट आया है और यूनिवर्सिटी में 3rd आई है, एमसीएच किया है उन्होंने। बताइए। तो इससे पहले भी मेरी कहानी मेरी ज़बानी में हम लोग ने उनका इंटरव्यू लिया था। और साथ ही साथ डॉक्टर रोशन शेख, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ट्रेन हादसे में उन्होंने दोनों पैर गंवा दिए थे जी। और अब उन्होंने एमडी कंप्लीट कर लिया है जी। तो एक बड़ी कामयाबी है। जिसके पास पैर ना हो वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकले, सारी मुश्किलों को पार करते हुए। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है ये सब में। देखिए, मैं एक आपको 2 बहनों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बड़ा मतलब रोंगटे खड़े करने वाला भी है और बड़ी अजीब सी, मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। 2 साल कबल 2 बच्चियाँ, उनकी एज में 2 साल का फ़र्क है और उनकी हाइट 2.5 फीट की है। डॉर्फ है दोनों बच्चियाँ। वालिद जो है वो दर्जी का काम करते हैं और कुर्ला में 10 बाई 12 के कमरे में 6 लोग रहते हैं। अच्छा, गुर्बत का अंदाज करें। किसी मुंबई का वाकया। मदर का वो जुमला आज तक मुझे देखिए कैसे मोटिवेट करता। माँ, यही तो मैं कहता हूँ, आप दुनिया का सबसे हसीन जो तोहफा है अल्लाह के ज़रिए, वो आपकी औलाद है। आपके लिए आपको खड़ा होना, संभालना है। जितनी बेशकीमती चीज़ होती है साजिद साहब, उसको संभालने के लिए उतना ही तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है ना। एक लोहे का टुकड़ा और एक डायमंड के टुकड़े को संभालने में फ़र्क नहीं है क्या? फ़र्क है। लेडी पहुंचती है और बोलती है कि हमारी बच्चियों की हाइट काफ़ी कम है। मैं जानती हूँ कि सामाजिक तौर पे इनकी ज़िंदगी आगे चल के बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इस बच्चों के साथ मेहनत करें कि ये बच्चे कुछ कर जाएं और इनका MBBS में कहीं ना कहीं दाखिला हो जाए, नीट के लिए तैयारी कराने के लिए। आप महसूस करें, दोनों बच्चियों को हम लोगों ने तैयार किया और दोनों बच्चियों का नीट में सिलेक्शन हुआ, और एक साइन में और एक बच्ची JJ में MBBS फर्स्ट ईयर की दोनों स्टूडेंट हैं। क्या बात तो है सर, क्या माओ का देखें कंट्रीब्यूशन तो देखें। माओ, यही मैं कहता हूं कि आप बच्चों के साथ प्लीज लग जाइए। जो दीगर चीजों में आप लगे हैं ना, ये आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग का एसेट है ये, लेकिन जो मेन एसेट है ना, वो आपकी औलाद है, वो आपकी जनरेशन है। आपको लगना है उनके साथ, वही आपका सब कुछ आगे चल के नाम रोशन करने वाले हैं या आपको सुकून देने वाले हैं। आप ये बताएं, दुनिया की सारी चीज़ें आप हासिल कर गए और आपकी औलाद अगर कामयाब नहीं हो पाई, तो अगर आप कहीं AC में सो भी रहे ना, तो वो ठंडक आपको मिलेगी नहीं। कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी, बेचैनी एकदम कर नहीं पाया। वही है कि अपने बच्चों को बनाना लोग चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाते हैं मेहनत उस हिसाब से। करना है साजिद साहब, यही तो डिफरेंस पैदा होता है। जिस दिन से आप लग गए कि आपको करना है, तो वो चीज़ हो ही जाएगी।
हो ही जाएगी। बात आप कर रहे थे कि मेजर स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। जी, तो आप देखें कि ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर लेवल पे जब आप जाते हैं और वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड आपके सामने निकल के आती, स्क्रीन पे आप देखें। अगर आपने बीएससी कर लिया बायोलॉजी में आइदर बॉटनी या जूलॉजी से, तो उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन आपके सामने निकल के आती है वो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत मशहूर ये फील्ड है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी का जिक्र हम लोगों ने किया हुआ है, ये भी स्पेशलाइजेशन में आपको मिलेगी। जेनेटिक्स देखें, बहुत अच्छी ब्रांच है ये, और इसी में आगे चल के बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज भी आपकी अटैच हो जाती है। माइकोलॉजी देखें, एक नया ब्रांच आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन इस पर भी आप स्पेशलाइजेशन करके एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन सकते हैं। इकोलॉजी, थ्योरेटिकल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी देखिए यहाँ पे आ गई। इसके बाद साइकोलॉजी, आपने सुना होगा आजकल साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स भी आपको मैंने बताया प्रोग्राम में। मरीन बायोलॉजी देखें, यहाँ पे मरीन साइंसेज के तौर पे निकलता हुआ है स्पेशलाइजेशन। देन पैरासिटोलॉजी, फोटोबायोलॉजी देखें, नाम देखें आप, फोटोबायोलॉजी, देन वायरोलॉजी एंड रेडियो बायोलॉजी। तो ये कुछ लिमिटेड ही अभी मैंने बताया है, जो 10-15 का मैंने जिक्र किया, इससे भी ज़्यादा और चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब तो बायोलॉजी का कम्बिनेशन फिजिक्स के साथ भी आ रहा है, बायोलॉजी का कम्बिनेशन ज्योग्राफी के साथ भी आ रहा है, बायोलॉजी का कम्बिनेशन मैथ्स के साथ भी आ रहा है। तो इस तरह के नए नए कोर्सेज निकल के आ रहे हैं। तो ऑप्शंस बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, इसको लिमिटेड होकर नहीं सोचना है। सर बहुत शुक्रिया, ये मेजर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज सर आपने बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस पर हम लोगों ने बात नहीं किया है। शायद अगर आप पता करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। और एक और एंट्रेंस एग्जाम आपने बताया ICAR, जिसके ज़रिए आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं जी। और ऐसे कोर्सेज के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सर एक कोर्स मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था, स्पीच थेरेपी के बारे में जी। ये कोर्स मतलब कैसा है, डिमांड है इसकी? बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है। और बॉम्बे में खासतौर से मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान का टॉप अगर इंस्टीट्यूट कहें, अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी बांद्रा में यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी कोर्स आप कर सकते हैं, और हर हॉस्पिटल में इस तरह के स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत महसूस होती है, और उनका अपॉइंटमेंट भी होता है। सरकारी आपका हॉस्पिटल में अपॉइंट हो सकते हैं, अपनी क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं। और मैंने बताया कि स्पीच की प्रॉब्लम आजकल बच्चों को काफ़ी हो रही है। ये प्रॉब्लम तो मतलब बढ़ रही है, बढ़ ही रही है धीमे धीमे, क्योंकि बच्चे अभी जो इस वक्त 1 साल 2 साल 3 साल के हैं, उनको अपने साथ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट बच्चों के रुके हुए हैं, उसमें बच्चों की बोलने की कैपेसिटी भी उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हो रही है। तो इस तरह के कोर्स भी आप कर सकते हैं, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। इंशाल्लाह इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके सामने निकल के आएंगे। सर एक चीज़ और है कि होम साइंस जो एक सब्जेक्ट होता था जी, जिसको पहले मतलब पढ़ाया जाता था जी, लेकिन अब ये सब्जेक्ट गायब हो गया है पूरा, पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है मार्केट में। सर उसी के स्पेशलाइजेशन आ गई। होम साइंस में क्या होता था, बेसिकली फूड प्रिपरेशन एंड ऑल। तो फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स आ गया आपका, फूड प्रोसेसिंग का, ये इसका पार्ट है जी, डेवलप किया हुआ फूड प्रोसेसिंग आ गया, नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया जी। और फूड प्रोसेसिंग आपका आ गया, फूड न्यूट्रिशन आपका आ गया। और जो हिंदुस्तान की टॉप एक यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूँ सर, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो मास्टर लेवल पे जितने बायोलॉजी के स्पेशलाइज कोर्स हैं, उसका जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज। अच्छा, ओके। तो लाइफ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर, न्यूक्लियर बायोलॉजी, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ निकल के आ जाएंगी। जेनेटिक्स भी आपका आ जाएगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज आ जाएगी, जो इंसान की लाइफ से सीधे सीधे अटैच है। और ऐसा भी कहा जाता है कि होम साइंस गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। देखिए होता है क्या है, बॉयज़ के लिए नहीं है, ऐसा कुछ है। पहले क्या परसेप्शन होता था, नर्सिंग का मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए, लेकिन नर्सिंग बॉय भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी की तरफ एक जहन ऐसा बन गया है, जैसे आपने कहा, नैरो परसेप्शन से अब बाहर निकल के आने की चीज़ है। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं जो स्पेशलाइज गर्ल्स के लिए, बल्कि बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें पहले लड़कियां नहीं जा सकती थी, अब लड़कियां जा सकती हैं। वो स्पेशलाइज आप ही के लिए पहले थे। तो बॉय तो जो भी कोर्स चाहें वो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, अगर बात करूं कि ये सारी जो प्रोफाइल आप बता रहे हैं, सॉरी जो कोर्सेज आप बता रहे हैं, इन कोर्सेज की डिमांड की बात करें, यानी सैलरी पैकेज के लिहाज से, तो देखा जाता है कि आजकल जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लोग परेशान हो जाते हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर कोर्स करके आ रहे हैं तो क्या मार्केट में जॉब है? क्योंकि कोर्स तो हर जगह पे कोई ना कोई कर ही लेता है। अब 3-4 साल लगाने के बाद अगर हम कर रहे हैं
और उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं रहे, तो फिर ये कोर्स का फ़ायदा क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया है। फिर से मैं अपनी स्ट्रीम से बात करूं। एक प्राइवेट कॉलेज से कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर निकलता है और एक आईआईटी से। अब आप बताएं प्लेसमेंट सबसे पहले किसका होगा? आईआईटी वाले। और अगर दोनों की प्लेसमेंट होगी तो दोनों की प्लेसमेंट में सैलरी पैकेज का डिफरेंस तो होगा। क्यों? अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री है तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको टॉप प्रोफेशनल चाहिए। टॉप प्रोफेशनल कहाँ से मिलेगा? टॉप कॉलेज से। तो कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है साजिद साहब, कहाँ से कर रहे हैं साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अच्छे कॉलेज में पहुँचते हैं जी, तो आपको वहाँ अच्छे बच्चे भी मिलते हैं। एक बात और यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए लाइफ का एक फेज़ है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चा एकदम कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंड होता है, होमवर्क कराओ, उंगली पकड़ के लिखाओ। जैसे जैसे आगे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि बच्चे का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ता है स्टडी में और दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। और जब हायर लेवल पे आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे आगे निकल पा रहे हैं। तो जब आप अच्छे कॉलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ पे अच्छे बच्चे भी आते हैं जी, अच्छी सोहबत भी आपको मिलती है। जब अच्छा डिबेट होता है तो अच्छी कैपेबिलिटी भी आपके अंदर डेवलप होती है। तो जब भी कोई कोर्स करें खास ध्यान रखें, इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए, प्रीमियर होना चाहिए। अगर वहाँ से करेंगे आप तो कैंपस सिलेक्शन होता है, आपको जॉब के लिए कंपनी के पास नहीं जाना है, कंपनी खुद आती है कैंपस में। पर ऐसा है ना कि आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, ये भी थोड़ा सा पता लगाने मुश्किल काम है मुश्किल, नो डाउट मुश्किल है। लेकिन साजिद साहब एक बात बता रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, सोचें सर, दुनिया में कोई भी चीज़ जब हमको लेनी होती है तो हम 10 बार क्वेरीज करके उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तो जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी बननी है उस कोर्स को करने के पहले आपको सर्च तो करना चाहिए ना, कि आँख बंद किया और पहुँच गए। जहाँ ऐसे करेंगे वहाँ परेशानी होगी, तो सर्च करें। आजकल तो आपके पूरे हाथ में पूरी दुनिया है, गूगल करें, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है। सर ये तो हम लोगों ने बायो की बात कर लिया, अब बढ़ते हैं कि मोस्ट सेकेंड पॉपुलर ब्रांच इज़ इंजीनियरिंग। इसकी तरफ लोग ज़्यादातर जाना चाहते हैं बायो के बाद, और या दोनों साथ ही समझ लें, दोनों एक ही लेवल पर हैं, या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं लोग या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि बैचलर कोर्स वो कौन कौन से हैं जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हैं जिसे हम और आप कर सकते हैं अगर हमारा JEE मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो सर एक सवाल ये है कि एक PCM हमने चूज़ कर लिया है, अब हमने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन निकल कर नहीं आता है? बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं, और मैथ्स अगर आपके पास हो और ठीक से आप पढ़ाई करें और आप कामयाब ना हो, आपका प्लेसमेंट ना हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, तो बायो की तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, उससे और ज़्यादा निकल के आ जाएंगे। तो आप बताने वाले हमारे बच्चों को कि आज क्या क्या कोर्सेज हम कर सकते हैं एकदम अदर देन इंजीनियरिंग के? एकदम। और मैथमेटिक्स बस ये है शौक ज़ौक़ से आपको पढ़ना है। अच्छी बात है आपने की, JEE मेंस और IIT JEE एडवांस। इसके अलावा कुछ और भी एंट्रेंस है इंजीनियरिंग के, जिसमें AMU अपना सेपरेट एंट्रेंस लेता है, वो JEE मेंस के थ्रू नहीं जाता है। और बिट सेट है पिलानी और गोवा, हैदराबाद और दुबई का जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, VIT वेलोर है। ये कुछ मशहूर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम या 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, राइट सर? अब अगर हमने मैथ्स लिया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही बात आती है। अब आप देखें, अगर आपके जहन में है कि आपको इंजीनियर ही बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ आपने नीट के बाद 1 साल गैप दे के प्रिपरेशन किया, यहाँ भी एडवाइजेबल है कि आप गैप दे के 1 साल JEE की प्रिपरेशन करें, लेकिन होशियार रहें। JEE मेंस में सिर्फ 3 अटैम्प्ट आपको दिया जाएगा। कौन कौन से? पहला अटैम्प्ट वो होगा जिस साल आप 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन लिखेंगे। ओके, ठीक, जैसे मान लिया हमने 2021 में बोर्ड लिखा मार्च में, 2021, 22, 23, 24 में मैं JEE मेंस का एग्जाम नहीं दे सकता। ओके, आगे बात। अब अगर हमने 2021 में बोर्ड का एग्जाम दिया तो IIT अब हम 21-22 सिर्फ 2 साल दे सकते हैं, तीसरे साल हम नहीं जा सकते। इस बार कोविड की वजह से 1 साल का रिलैक्सेशन बच्चों को जरूर दिया गया है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको गैप देना है तो एकदम परफेक्ट ध्यान रखें, 1 से ज़्यादा गैप IIT के लिए अलाउड नहीं। 1 साल तो जो आपने बोर्ड दिया वो दिया उस बार, और 1 साल ही आप गैप कर सकते हैं उसके बाद। तो अगर आपको एकदम ख्वाहिश है कि आपको IIT पहुँचना है, 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करने का अगर एकदम पूरी तरह से मन आपने बना लिया है तो 1 साल प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। पहली बात तो ये होती है।
अब अगर आपने नहीं किया और आपको लगता है कि नहीं इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी मैथ्स तो हम कर सकते हैं ना। जैसे ही बीएससी मैथ्स करेंगे साजिद साहब, वहां से हमारे पास ऑप्शन आ गया, अब हम चाहें तो एमबीए की तरफ निकल जाएं। अच्छा ध्यान रखें, बीएससी बायो करके भी आप, बीएससी बॉटनी करके भी आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक से, तो बीएससी हमने कर लिया मैथ्स से, अब बीएससी मैथ्स करने के बाद हम एमबीए की तरफ निकल जाएं, एमसीए की तरफ निकल जाएं, बीएड करके टीचिंग की तरफ निकल जाएं, एमएससी एंड पीएचडी करके कॉलेज के प्रोफेसर की तरफ निकल जाएं, बीएससी मैथ्स करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे दें, बीएससी मैथ्स करके जितने भी स्टेट के रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें हम अपना अप्लाई कर लें, बीएससी मैथ्स करके रेलवे में जितने सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए हम अप्लाई कर दें। तो इस तरह के सारे ऑप्शन निकल के हमारे सामने आएंगे। फिर वही बात आ रही है, ऑप्शन की कमी नहीं है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पीसीएम वालों के लिए ऑप्शन कम है, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। बीसीए कर लें साहब, बीबीए उसके बाद कर लें। अच्छा, साइंस की ब्यूटी तो हम लोगों ने पहले बताया कि साइंस से अगर आप चाहें तो कॉमर्स की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। तो हमने बीएससी सपोज 10+2 तक मैथ्स लिया, अब हमने बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑप्ट कर लिया। इकोनॉमिक्स का डिमांड तो आपको पता ही कितना ज़बरदस्त आने वाले टाइम में, अभी भी आने वाले टाइम में भी है, वो भी हमारे लिए ऑप्शन निकल सकता है। अगर हम चाहें तो अपने आप को डाइवर्ट करके बीकॉम की तरफ हम आ जाएं, कॉमर्स की तरफ, और नहीं तो सीए बनने की अगर ख्वाहिश हो तो सीपीडी दे के हम सीए बन जाएं, सीएस बनने की ख्वाहिश हो तो फाउंडेशन दे के हम सीएस बन जाएं, आईसीडब्ल्यूए बनने की ख्वाहिश हो फाउंडेशन दे के आईसीडब्ल्यूए बन जाएं, एनडीए में हम चले जाएं, तो क्या परेशानी, बीएससी मैथ्स करके सीडीएस में हम चले जाएं, तो ऑप्शन की कमी नहीं है। पर ये पता होना चाहिए तब तो हम करेंगे, पता नहीं होता है तो शायद इसलिए हमको लगता है कि लिमिटेड ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है। जी जी जी। ओके, अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि फील्ड को जब डिसाइड करना होता है तो हमारा इंटरेस्ट देखना होता है। तो इंजीनियरिंग, एक बायोटेक्नोलॉजी तो चलो समझ में आता है, नाम से भी अलग लग रहा है, फूड टेक्नोलॉजी अलग लग रहा है, मेडिकल फील्ड अलग लग रही है, लेकिन इंजीनियरिंग सारी चीज़ें सिमिलर लगती है। कंप्यूटर इंजीनियर छोड़ के, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सारे इंजीनियर जो होते हैं वो सब सिमिलर ही लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंजीनियरिंग में अलग अलग स्ट्रीम्स है। मैकेनिकल का मतलब मशीन बेस्ड सारी टेक्नोलॉजी, केमिकल। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इंजीनियरिंग करना है, लेकिन उन्हें मतलब बाद में जाके पता चलता है अच्छा इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी फील्ड है। ऑब्वियसली, और इंजीनियरिंग में भी जो फील्ड आपको ऑप्ट करना है, दो बातों का ध्यान आपको रखना है। नंबर 1, जिस फील्ड को आप ऑप्ट करें पहले देखें कि बाद में फ्यूचर में 4-5 साल के बाद उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी आने वाली है। जैसे आप सुनते होंगे कि आज से पहले फ्ला ब्रांच में, इंजीनियरिंग के फ्ला ब्रांच में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, आजकल ऑप्शन नहीं है। तो जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होता है बच्चे उस तरफ भागते हैं। अब कंप्यूटर का ज़माना है तो ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर की तरफ भागते हैं, इसलिए कंप्यूटर की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, रैंक हाई जाती है। ज़्यादा अच्छी रैंक अगर होगी, टॉप में अगर आप होंगे तो आपको जल्दी मिलेगा, पुअर रैंक होगी तो नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मतलब रिक्वायरमेंट उस वक्त कैसा है और बच्चे किस तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप इंजीनियरिंग की ब्रांच ऑप्ट करें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। 4 साल तो आपको लगेंगे इंजीनियरिंग करने में, अब उसके बाद उस वक्त 5वें साल में उस ब्रांच की डिमांड मार्केट में कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, जो पेरेंट पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जो नहीं है वो ज़रूर आसपास में लोगों से पता करें। अब बच्चे ख़ास तौर से देखें कि जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करेंगे तो उसमें आपको पढ़ना क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिजिक्स में अगर 10 टॉपिक हैं साजिद साहब, तो 10 में आपके 6-7 टॉपिक एकदम कमांड में होंगे, 2-3 टॉपिक उतने कमांड में नहीं होंगे। ओके, जो टॉपिक कमांड में होगा, अगर वही टॉपिक आगे चल के अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो आप बताएं उसमें अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। तो अब जैसे मैकेनिकल आपको करना है तो आपकी बेहतरीन मैकेनिक्स, जो फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन है, अगर उस पर आपको कमांड है तो आगे आप मैकेनिकल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थर्मल फिजिक्स आपकी अच्छी है तो अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखें कि 11th-12th लेवल पे फिजिक्स के ये टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं या नहीं है। अगर हैं तो उस तरफ आप बढ़िए, देखिए आप एक्सेल कीजिएगा। ओके सर, अभी इस पे बात करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विच फील्ड विल ग्रो इन फ्यूचर। मतलब आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि AI की तरफ भी लोग जा रहे हैं, कंप्यूटर की तरफ भी लोग जा रहे हैं, आर्किटेक्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि 4-5 साल हमें देखकर आगे बढ़ना चाहिए, तो कौन सी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है? एक कंप्यूटर तो नो डाउट लाइफ का टूल बना हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस में तो ऑप्शन है। अब कंप्यूटर साइंस के में भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आ गई। अब देखें आगे एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स अब्रॉड में थे, अब तो IIT हैदराबाद जो है बीटेक लेवल पे भी करा रहा है, दुनिया का तीसरा इंस्टीट्यूशन बन चुका है। मास्टर लेवल पे इस साल
बहुत सारे IITs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट आने वाले 10-15 साल तक इसकी बहुत धूम रहेगी। तो अगर जिस बच्चे को ख्वाहिश है, मैथ्स उसकी अच्छी है, यानी क्योंकि मैथ्स का एप्लीकेशन ज़्यादा कंप्यूटर में होता है, तो उस तरफ उसको जाना चाहिए। एनर्जी इंजीनियरिंग देखें, यहाँ पर ये IIT नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी इंजीनियरिंग। अब एनर्जी के सोर्सेज देखें आप, ये अभी नया है, बिल्कुल नया इस साल से ये लॉन्च हो रहा है। जो बच्चे इस बार दे रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब महसूस करें कि एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं डे बाय डे कम हो रहे हैं। आपको सुनने में आ रहा होगा पेट्रोल, डीजल, देख ही रहे होंगे। तो अब नए रिसोर्सेज एनर्जी के क्या हो सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, मिनिमम एनर्जी यूज़ करके मैक्सिमम कैसे उससे आउटपुट लिया जा सकता है, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आने वाले टाइम में काम होना है। तो ये इस पे भी इंजीनियरिंग की ब्रांच आ गई है। और एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंजीनियरिंग, ये भी मास्टर लेवल पे कोर्स आ रहा है। आने वाले टाइम में ये बीटेक लेवल पे भी आ जाएगा। सुना होगा आपने। यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थी, इसी का पार्ट है या ये इसी का नाम बदल दिया गया? इसी से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगे उसके ऊपर पूरा रिसर्च होगा। और अभी हम लोग न्यूज़ में देख भी रहे थे कि दिल्ली मुंबई एक हाईवे बन रहा है जिस पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही अलाउड होंगे चलने के लिए। तो आप सोचें कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितने ज़्यादा आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंजीनियरिंग करके ये कोर्स आने वाला है। मास्टर लेवल पे इस बार इंट्रोड्यूस हो रहा है और आने वाले टाइम में बीटेक लेवल पे भी होगा। सोचिएगा इसके बारे में, इसमें भी जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा आएंगे। ओके, तो चलिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगले एपिसोड में सोच रहे इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ कॉमर्स के बारे में भी बात करेंगे। श्योर, क्योंकि वक्त नहीं है और बहुत सारे सवाल होंगे, तो वक्त के ना होने के वजह से थोड़ा सा टॉपिक रुक जाएगा जी। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे सर। और अच्छी एक कंटिन्यूएशन आपने बनाई है, बायो को बताया और बायो के साथ फिर आपने मैथ्स को अटैच कर लिया, और अब मैथ्स के साथ आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी आप नेक्स्ट प्रोग्राम में इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखें, सीक्वेंस चेन बना हुआ है एकदम। क्योंकि ज़रूरी इस बार इसलिए भी है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है जी, और लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि जो अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो एडमिशन हो रहे हैं, कुछ कॉलेज ने अपनी कट ऑफ 100% भी निकाली है। 100%। आप सोचें BCom ऑनर्स के लिए, तो यही मैं कह रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, BCom ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। और यहाँ से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी बच्चों को ये नहीं सोचना है कि ये स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी है, ये स्ट्रीम कम है। कुछ भी ऐसा नहीं है, स्ट्रीम सारे एक जैसे हैं। आप पढ़िए और पढ़ के उसमें अच्छाई अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात इंशाल्लाह। तो जाते जाते आप तमाम को बताना चाहूँगा, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। एक और रास्ते के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वो रास्ता ऐसा हो जो आपको मदद करे आपके करियर बनाने में। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।